बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 6 पॉइंट्स एंड पैनकेक्स पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था जेमिनी स्टूडियो के बारे में और हमें ये भी पता चला था कि जो साउथ इंडिया के अधिकांश व्यक्ति थे और जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले लोग भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, उसके विरोधी थे। राइटर हमें आगे और क्या बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius। तो राइटर अब यहाँ अपना खुद का एक विचार हमें बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी महान प्रोज राइटर्स हैं, प्रोज राइटर्स यानी वो लेखक जो कि प्रोज लिखते हैं। प्रोज यानी जैसे कि हम पोइट्री होती है अलग चीज़, प्रोज होता है अलग, जैसे जिसे कि हम हिंदी में गद्य और पद्य भी कहते हैं। तो जो प्रोज लिखते हैं, जो प्रोज राइटर्स होते हैं, वो चाहे इस बात को एडमिट ना करें, बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रोंगर। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि हो सकता है वो मेरी बात से सहमत ना हो, वो मेरी बात को एडमिट ना करें, लेकिन जो मेरा कन्विक्शन है, मेरा जो विश्वास है, वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कैसे? डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन। और क्या विश्वास है राइटर का? वो मानते हैं कि जो प्रोज राइटिंग है वो जीनियस लोगों का, जो बहुत ही टैलेंटेड है, जीनियस है, उन लोगों का वो ट्रू परसूट नहीं हो सकता। परसूट कहते हैं व्यवसाय या काम, यानी कि राइटर ये कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि जो बहुत ही जीनियस लोग हैं वो प्रोज राइटिंग को अपना एक ट्रू परसूट नहीं बना सकते। हो सकता है कि जो महान प्रोज राइटर हैं वो इस बात को एक्सेप्ट ना करें, लेकिन मेरा ये विश्वास डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि जीनियस लोगों के लिए प्रोज राइटिंग नहीं बना है। और ऐसा वो क्यों कहते हैं, तो आगे वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी बात। इट इज़ फॉर द पेशेंट। तो वो कह रहे हैं कि प्रोज राइटिंग जीनियस लोगों का काम नहीं है, बल्कि प्रोज राइटिंग अच्छे से वही कर सकता है जो व्यक्ति पेशेंट हो। पेशेंट यानी जिसमें बहुत ज़्यादा धैर्य हो, जो बहुत ज़्यादा धैर्यवान हो। परसिस्टेंट, जो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट यानी नियमित, लगातार काम करता रहे। ये नहीं कि 2 दिन तो उसने अच्छी राइटिंग करी फिर वो उसने राइटिंग करनी छोड़ दी। इसके लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि नियमित रूप से लगातार उतनी ही मेहनत करता रहे। परसेवरिंग, परसेवरिंग भी कहते हैं मेहनत करना, तो बहुत ही मेहनती। और ड्रज का भी मतलब होता है मेहनती व्यक्ति। तो राइटर कह रहे हैं कि प्रोज राइटिंग का जो काम है वो जीनियस लोगों के लिए नहीं बना है, बल्कि एक सफल प्रोज राइटर वही बन सकता है जो कि बहुत धैर्यवान है, बहुत ही नियमित रूप से लगातार मेहनत करता है, बहुत ही मेहनती है। विथ ए हार्ट सो श्रंकन, और इसके साथ साथ उस व्यक्ति का जो दिल है वो इतना श्रंकन होना चाहिए। श्रंकन कहते हैं वो इतना सिकुड़ा हुआ, इतना छोटा दिल होना चाहिए। दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि कोई भी उसका दिल तोड़ ना पाए। मतलब राइटर कह रहे हैं कि वो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसे किसी भी बात का बुरा ना लगे, किसी भी बात को से वो ऐसा ना फील करे कि उसका मन टूट गया, उसका दिल टूट गया, वो किसी भी बात का बुरा ना माने। That nothing can break it, तो जो उसके दिल को तोड़ ना पाए। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग टू हिम, और ऐसा क्यों कि उसके दिल को चोट ना पहुँचे। तो राइटर कह रहे हैं कि जो प्रोज राइटर्स होते हैं उन्हें बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ता है, यानी कि जब वो अपना प्रोज रेडी करके भेजते हैं किसी पब्लिशर को तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको कह देता है कि नहीं अच्छा आपने नहीं लिखा। तो बार बार जो रिजेक्शन उसको झेलना पड़ता है, तो वो व्यक्ति इतना अच्छा होना चाहिए कि वो रिजेक्शन की वजह से उसका दिल ना टूटे, उस रिजेक्शन को बुरा ना माने और उदास ना हो जाए। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece। तो अगर उसको कोई रिजेक्शन मिला है तो रिजेक्शन की वजह से उदास होके वो ना बैठे, बल्कि वो क्या करे, वो तुरंत क्या बनाए, एक और फ्रेश कॉपी बनाए अपने बड़े प्रोज की, एंड सेंड्स इट ऑन टू अनदर एडिटर। और जिस एडिटर ने रिजेक्ट कर दिया उसके अलावा जो दूसरा एडिटर है उसके पास अपनी कॉपी को भेजे। एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न, और अपनी कॉपी के साथ साथ वो एक पोस्टेज स्टैम्प भी भेजे फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट। क्यों भेजे साथ में स्टैम्प? क्योंकि अगर उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं बुक,
पुस्तक, पेपर्स, तो अगर उसका वो पेपर वो एडिटर भी रिजेक्ट कर देता है और उसको वापस उसके पास भेज देता है तो वो अपने बुक के साथ में स्टैम्प भी भेजे। तो बच्चों, राइटर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि एक सफल प्रोज राइटर वही बन सकता है जिसका दिल इतना बड़ा हो कि वो किसी भी बात का बुरा ना माने, और अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो उदास होकर बैठने की बजाय वो फिर से अपने काम पे लग जाए और बार बार ट्राई करता रहे, अपनी कॉपीज़ एडिटर्स के पास भेजता रहे। तो जो धैर्यवान है, जो नियमित लगातार मेहनत कर रहा है, केवल वही व्यक्ति एक अच्छा और सफल प्रोज राइटर बन सकता है। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page। तो राइटर कह रहे हैं कि ऐसे ही लोगों के लिए, यानी कि जो प्रोज राइटर बनना चाहते हैं, बार बार रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक बार द हिंदू जो कि पेपर आया करता था, उस द हिंदू में क्या था, एक टाइनी अनाउंसमेंट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट पब्लिश हुआ था एक दिन। और वो अनाउंसमेंट कहाँ था? उस पेपर का जो अनइम्पॉर्टेंट पेज था, एक ऐसा पेज जिस पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आया करती थी, उस पेज के एक कोने में, और कोना भी कैसा था? इनसिग्निफिकेंट, यानी कम महत्व का। तो एक बार द हिंदू पेपर के एक अनइम्पॉर्टेंट पेज के एक छोटे से कोने में एक अनाउंसमेंट पब्लिश हुआ। अब वो अनाउंसमेंट क्या था? A short story contest organized by a British periodical by the name The Encounter। तो द हिंदू में एक बार एक अनाउंसमेंट आया था, और अनाउंसमेंट ये था कि एक ब्रिटिश पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी मैगज़ीन जो कि एक रेगुलर गैप से पब्लिश होती है, यानी कि हो सकता है वो वीकली पब्लिश होती हो सकता है वो ट्वाइस अ वीक में 2 बार पब्लिश होती हो सकता है 15 डेज़ पे, 10 डेज़ पे, या फिर मंथ में 2 बार। तो जो नियमित गैप से रेगुलर पब्लिश होती है कोई मैगज़ीन, उसे कहते हैं पीरियोडिकल। तो एक ब्रिटिश की पीरियोडिकल थी जिसका नाम क्या था? द एनकाउंटर। तो अनाउंसमेंट ये था कि जो द एनकाउंटर नाम की मैगज़ीन है, वो मैगज़ीन एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, और वो कॉन्टेस्ट किसका था? शॉर्ट स्टोरी का, यानी कि एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर भेजनी थी और उसका एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। Of course, the encounter wasn't a known commodity among the Gemini literati। तो राइटर कह रहे हैं कि जो मैगज़ीन थी द एनकाउंटर, ये हमारे जो जेमिनी के लिटरेटी थे, लिटरेटी कहते हैं साहित्यक, यानी कि वो व्यक्ति जो कि लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, साहित्य प्रेमी होते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि जो द एनकाउंटर नाम की जो मैगज़ीन थी, ये जेमिनी स्टूडियो के जो साहित्यक लोग थे, उनके पेज ज़्यादा नाम उसका ज़्यादा पहचाना हुआ नहीं था, यानी कि इस मैगज़ीन के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। ये कोई कॉमन नाम नहीं था, बहुत फेमस मैगज़ीन ये नहीं थी। I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to London। तो राइटर ने वो अनाउंसमेंट पढ़ा, राइटर भी चाहते थे कि वो भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, वो भी एक शॉर्ट स्टोरी लिखें और उसे इंग्लैंड भेजें। तो राइटर कह रहे हैं कि लेकिन मैं इस पीरियोडिकल में अपना जो स्टोरी भेजनी थी, उससे पहले राइटर चाहते थे कि मैं एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन, एक अच्छा आइडिया प्राप्त कर लूँ कि पीरियोडिकल क्या है, कैसी है ये पीरियोडिकल, और ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना था? अपनी मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लैंड भेजनी थी। तो उस समय बच्चों इंडिया से इंग्लैंड आप भेज रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल सम, यानी बहुत ज़्यादा रुपए लगते थे। तो राइटर कह रहे हैं कि इतने सारे रुपए इन्वेस्ट करने से पहले मैं चाहता था कि इस मैगज़ीन के बारे में मैं अच्छे से आइडिया ले लूँ कि ये मैगज़ीन एक्चुअल में क्या है, कहाँ से पब्लिश होती है, कैसी मैगज़ीन है। तो ये आइडिया वो लेना चाहते थे अपनी बुक इंग्लैंड भेजने से पहले। इन दोज डेज, अब वो आइडिया लेने के लिए राइटर क्या करते हैं?
The British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area। तो राइटर को उस मैगज़ीन का आइडिया लेना था, एक बार पढ़ना था कि ये मैगज़ीन कैसी है, क्या है इस मैगज़ीन में। तो वो एक लाइब्रेरी जाते हैं जिसका नाम था ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी। तो ये मद्रास में एक लाइब्रेरी थी, राइटर यहाँ जाते हैं। तो राइटर बता रहे हैं हमें कि उन दिनों ये जो लाइब्रेरी थी ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, इसका जो एंट्रेंस था, इसका जो एंट्री गेट था, उसमें किसी भी तरह के बड़े बड़े साइन बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे और किसी भी तरह के बड़े बड़े नोटिस नहीं लगे हुए थे। ऐसे नोटिस जिनको पढ़ के आपको ऐसा फील हो कि आप किसी फोरबिडन एरिया यानी एक ऐसा क्षेत्र जो कि आपके लिए प्रतिबंधित है, जहां आपको आना मना है, आप ऐसे किसी एरिया में जा रहे हो ऐसा आपको लगे। तो बच्चों, राइटर हमें यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल्स था, तो इस तरह के जो पब्लिक प्लेसेस होते थे जैसे लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे बड़े बड़े साइन बोर्ड बाहर लगे हुए होते थे कि इंडियंस का यहाँ आना मना है। लेकिन अब इंडिया आज़ाद हो चुका था, इसलिए राइटर कह रहे हैं कि अब जब मैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गया तो वहाँ किसी तरह का साइन बोर्ड, किसी तरह का नोटिस नहीं लगा हुआ था जो मुझे ये बताए कि यहाँ आना मेरे लिए मना है, ये मेरे लिए एक फोरबिडन एरिया है, एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। And there were copies of the encounter lying across in various degrees of freshness। तो राइटर अब लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि ये जो मैगज़ीन थी द एनकाउंटर, इसकी बहुत सारी कॉपीज़, बहुत सारी मैगज़ीन की कॉपीज़ वहाँ पर लाइंग यानी रखी हुई थी, बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ, यानी कि किसी ने उसको जैसे छेड़ा भी नहीं हो, जैसे पढ़ा भी नहीं हो, बिल्कुल फ्रेश वो लग रही थी। ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। तो फ्रेश वो इसीलिए लग रही थी कि किसी रीडर ने उसे टच ही नहीं किया था, किसी ने उसे पढ़ा ही नहीं था। When I read the editor's name, तो राइटर भी ये कॉपी उठाते हैं, उसको पढ़ते हैं कि एक्चुअल में मैगज़ीन क्या है, किस बारे में है, कैसी मैगज़ीन है। और जब वो मैगज़ीन उठा के उसके एडिटर का नाम पढ़ते हैं, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई श्रंकन हार्ट। तो राइटर नाम पढ़ते ही इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके हार्ट में कोई बेल बजने लगी है, यानी कि खुशी के मारे उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके दिल में कोई घंटी सी बजी। इट वॉज द पोएट। और राइटर एडिटर का नाम पढ़ के खुश क्यों हो गए थे? क्योंकि एडिटर के नाम के में वही पोएट का नाम था हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियोज़, जो कि जेमिनी स्टूडियो में आए थे। हमने बच्चों पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि एक विजिटर आए थे जेमिनी स्टूडियो में, तो जो विजिटर आए थे वही इस बुक के, इस मैगज़ीन के एडिटर थे। तो इसलिए राइटर बहुत खुश हो जाते हैं। I felt like I had found a long lost brother। और राइटर इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें अपना बरसों पहले खोया हुआ भाई मिल गया हो। एंड आई sang as I sealed the envelope and wrote out his address। और राइटर ने फिर डिसाइड किया कि वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपनी शॉर्ट स्टोरी भेजेंगे। तो जब उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिख के अपना एनवलप, अपना वो लिफाफा, अपना वो पैकेज सील किया, तो वो एक्चुअल में sang यानी खुशी के मारे गीत गा रहे थे। एंड wrote out his address। और जब उन्होंने उस एनवलप पे उसका एड्रेस लिखा, इंग्लैंड का एड्रेस लिखा, अपनी शॉर्ट स्टोरी भेजी, तो वो इतने खुश थे कि वो गा रहे थे। I felt that he too would be singing the same song at the same time। और राइटर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं यहाँ इंडिया में ये एनवलप सील करते समय जो गाना गा रहा हूँ, उसी समय वो पोएट भी इंग्लैंड में बैठकर वही गाना गा रहा है। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन मूवीज़ में दिखाया जाता है कि दो भाई हैं जो बहुत पहले बिछड़ गए थे, डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म। तो जैसे इंडियन मूवीज़ में कई बार इस तरह के सीन दिखाए जाते हैं कि दो भाई हैं, वो बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों भाई एक ही सॉन्ग गाते
होते हैं तो फाइनली वो मिल जाते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि वो मेरा पिछड़ा हुआ भाई है और जो सॉन्ग मैं गा रहा हूँ वही सॉन्ग वो भी इस समय इंग्लैंड में बैठकर गा रहा है। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वॉज हिज नेम, और उस पोइट का नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। तो बच्चों ये बहुत ही फेमस पोइट हैं, इंग्लैंड के एक ब्रिटिश पोइट हैं। तो फाइनली राइटर हमें नाम बता रहे हैं, उनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention। अब बच्चों राइटर हमें अब नेक्स्ट बात बता रहे हैं। अब राइटर जेमिनी स्टूडियो छोड़ चुके थे, जेमिनी स्टूडियो में काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। तो अब वो बता रहे हैं कि अनेक सालों बाद when I was out of Gemini Studio, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से बाहर निकल चुका था, जब मैंने वहाँ काम करना बंद कर दिया था, एंड आई हैड मच टाइम, तो मेरे पास अब टाइम तो बहुत था, क्योंकि पहले जब मैं वहाँ काम करता था तो मेरे पास फ्री टाइम नहीं होता था, मुझे पूरे दिन वहाँ काम करना होता था। लेकिन अब मैं वहाँ काम नहीं करता तो मेरे पास फ्री टाइम है बहुत सारा, बट नॉट मच मनी, लेकिन अब मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। एनीथिंग एट ए रिड्यूस्ड प्राइस, तो ऐसे में मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ देखता जिसकी कीमत कम है, यानी कि जब भी मैं कोई सस्ती चीज़ देखता, कम कीमत की चीज़ देखता था, अट्रैक्टेड माय अटेंशन, तो तुरंत मेरा अटेंशन यानी ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित हो जाता। तो राइटर बता रहे हैं कि कुछ सालों बाद उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, तो उनके पास टाइम बहुत था लेकिन पैसे कम थे, इसीलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उन्हें कम दामों में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो वो तुरंत वहाँ अट्रैक्ट हो जाते थे, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, तो ऐसे ही एक बार राइटर मद्रास में जा रहे थे, तो जो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस था उसके सामने फुटपाथ पे उन्होंने क्या देखा? देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसे ईच। तो उन्होंने देखा कि फुटपाथ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो क्या बेच रहा था? उसके पास खूब सारी ब्रांड न्यू बुक्स थी, बिल्कुल नई बुक्स वो बेच रहा था, और उसके पास उन बुक्स का पाइल यानी ढेर, यानी बहुत सारी बुक्स ढेर में रखी हुई थी और वो उन्हें बेच रहा था। और कैसे बेच रहा था? 50 पैसे ईच, हर एक बुक की कीमत क्या थी? 50 पैसे। तो वो इतने कम दामों में व्यक्ति फुटपाथ पे बैठा हुआ बिल्कुल न्यू बुक्स वो बेच रहा था। एक्चुअली दे वर कॉपीज़ ऑफ द सेम बुक। अब राइटर ने हमें बताया कि जहाँ कहीं भी सस्ता सामान मिलता था राइटर चले जाते थे, तो राइटर ने जब देखा कि वो ओनली 50 पैसे में बुक दे रहा है, तो राइटर उसके पास जाते हैं और देखते हैं कि वो जो पूरा पाइल है, पूरा ढेर है, उसमें जो सारे बुक्स हैं वो एक ही बुक की कॉपीज़ हैं, यानी वो एक ही बुक का बहुत बड़ा ढेर है। एन एलिगेंट पेपर बैग ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और वो जो बुक है उसका जो पेपर बैग है, उसका जो ऊपर वाला कवर है वो बहुत ही एलिगेंट यानी बहुत ही सिंपल सा, सुंदर सा है और वो अमेरिकन जैसा लग रहा था। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और उस बुक के ऊपर क्या लिखा गया था कि ये एक स्पेशल एडिशन है। कैसा? लो प्राइस, कम कीमत का स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि वो बुक इतनी सस्ती क्यों मिल रही थी? क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन की तरह निकाली गई थी। और वो स्पेशल एडिशन क्यों दिया गया था? जो रशियन रेवोल्यूशन था, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति थी, उसकी 50th एनिवर्सरी थी, उसकी 50वीं वर्षगांठ थी, तो उसके उपलक्ष्य में ये स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल एडिशन निकाला गया था। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, तो राइटर तो चाहते ही थे कम कीमत का सामान लेना, तो उन्होंने 50 पैसे दिए और उन्होंने बुक की एक कॉपी ले ली।
द गॉड डैट फेल्ड, और उस बुक का नाम क्या था? द गॉड डैट फेल्ड। तो बच्चों यहाँ पे द गॉड का मतलब है कम्युनिज्म, यानी कि कम्युनिज्म को लोग उस समय एक गॉड माना करते थे, एक भगवान की तरह मानते थे कि इसमें कोई मैजिक है, ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारी लाइफ में कर देगा। लेकिन फाइनली उनको रियलाइज़ हो गया था कि ये गॉड नहीं है, कम्युनिज्म एक्चुअल में मैजिक नहीं है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है बल्कि बहुत ही बुरा है। इसलिए उसको कहा गया था कि ये ऐसा गॉड है जो कि फेल हो चुका है। तो वो कम्युनिज्म के ऊपर बुक थी, कम्युनिज्म की जो जो हानियाँ थी, जो जो गलतियाँ थी, इस बारे में उसमें लिखा गया था। तो उस बुक का टाइटल था द गॉड डैट फेल्ड। 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journeys into communism and their disillusioned return। तो उस बुक में एक्चुअल में क्या था? उसमें 6 एमिनेंट कहते हैं फेमस, जो बहुत ही प्रोमिनेंट हो। तो 6 फेमस मैन थे, मैन ऑफ लेटर्स यानी राइटर्स। तो 6 फेमस राइटर्स ने उनमें 6 अलग अलग ऐसे लिखा था, यानी कि 6 राइटर्स ने एक एक ऐसे उसमें लिखा था। और उस ऐसे में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? कम्युनिज्म की तरफ उनकी जर्नी। तो उन्होंने लिखा था कि स्टार्टिंग में वो कैसे कम्युनिज्म से अट्रैक्ट हो गए थे, कम्युनिज्म उन्हें अच्छा लगता था, कम्युनिज्म की तरफ उन्होंने अपनी जर्नी बताई, लेकिन बाद में किस तरह से वो डिसइल्यूजन हो जाते हैं। डिसइल्यूजन कहते हैं बच्चों विश्वास टूटना। तो 6 राइटर्स ने 6 ऐसे लिखे थे और हर एक राइटर ने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कैसे स्टार्टिंग में वो कम्युनिज्म को अच्छा समझते थे, कम्युनिज्म की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में उनका ये विश्वास टूट जाता है और वो कम्युनिज्म से बाहर निकल आते हैं। कम्युनिज्म के लिए उनके मन में जो अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि कम्युनिज्म वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह के 6 राइटर्स के 6 ऐसे उस बुक में लिखे गए थे और वो 6 राइटर के हमें नाम दिए गए हैं। तो एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, लेजानियो सिलोन, आर्थर कोएस्टल, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। तो ये 6 राइटर थे जिन्होंने एक एक ऐसे उस बुक में लिखा था। स्टीफन स्पेंडर, तो राइटर ने एक एक करके सभी 6 राइटर्स का नाम पढ़ा और जब वो स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ते हैं, सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। तो स्टीफन स्पेंडर का नाम पढ़ते ही अचानक से वो बुक राइटर के लिए ट्रेमेंडस यानी अत्यधिक, सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंट हो जाती है। राइटर को वो बुक अचानक से बहुत अच्छी लगने लगती है। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़। तो स्टीफन स्पेंडर वही पोएट जो कि जेमिनी स्टूडियो आए थे। In a moment, I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination। तो राइटर कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा स्टीफन स्पेंडर का, तो तुरंत मेरे माइंड में जो डार्क चैम्बर था, मेरे माइंड में जो अंधेरा था, उस अंधेरे में एक क्या हो जाता है? इल्यूमिनेशन यानी प्रकाश हो जाता है। कैसा? हैजी यानी धुंधला सा, यानी कि बिल्कुल क्लियर प्रकाश तो नहीं, लेकिन धुंधला सा प्रकाश मेरे ब्रेन में अचानक से आ जाता है और जो मेरे ब्रेन में अंधकार था उसे वो ख़त्म कर देता है। The reaction to Stephen Spender at Gemini Studio was no longer a mystery। तो राइटर कह रहे हैं कि जब मैंने नाम पढ़ा स्टीफन स्पेंडर का उस बुक पे, तो अब स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे, अब मेरे लिए वो एक मिस्ट्री, एक रहस्य नहीं था। तो हमने पढ़ा था पहले बच्चों कि स्टीफन स्पेंडर का वहाँ आना एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री था सभी के लिए, किसी को नहीं पता था वो क्यों आए थे। तो राइटर कह रहे हैं कि अब मेरे ब्रेन में ये जो अंधेरा था, ये जो रहस्य था, अब वहाँ पे प्रकाश हो चुका था, अब मुझे समझ आ चुका था, अब मेरे लिए ये एक रहस्य नहीं था, अब मुझे समझ आ गया था कि वो जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे।
The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Stephen's poetry. तो राइटर कह रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे मिस्टर वासन, हो सकता है कि स्टीफन स्पेंडर की जो पोइट्री है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल। लेकिन वो इसमें तो पक्का इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने ये बुक लिखी थी गॉड दैट फेल, यानी कि हमने पढ़ा था पहले भी कि साउथ इंडिया के अधिकांश लोग और जो बड़े बड़े वहाँ के बिजनेसमैन थे इंक्लूडिंग एस.एस. वासन, वो सभी भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। और जो ये जो पोइट थे स्टीफन स्पेंडर, ये भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। इसीलिए एस.एस. वासन ने इन्हें इनवाइट किया था और इन्हें इतना ग्रांड वेलकम दिया था, कहाँ पर, जेमिनी स्टूडियो में। तो अब राइटर को फाइनली समझ में आता है कि स्टीफन स्पेंडर जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे और उन्हें वहाँ पर एस.एस. वासन ने बुलाया था एंटी कम्युनिज्म की बातें करने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपने चैप्टर अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।